हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे, मतलब कर रहे हैं, थे क्या कर रहे हैं। और हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो है दोस्तों उत्तर क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। हम लोगों ने उत्तर भारत का मैदान कर लिया है, हिमालय कर दिया है, तो हम लोग अब टॉपिक जो कर रहे थे वो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग जब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हम लोग भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में दोस्तों पढ़ क्या रहे थे, अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। कल हम लोगों ने दोस्तों इसके बारे में बहुत कुछ जाना कि ये दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन है, कैसे बना, किसका भाग है, ये गोंडवाना का भाग है। तो मैंने गोंडवाना कैसे का भाग, इसे क्यों गोंडवाना का भाग कहा जाता है, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में मैंने बताया। तो जो भी नए हैं स्टूडेंट हैं, जो भी दोस्त मेरे मित्र जो भी नए आज जुड़े हैं क्लास में, आप उनसे निवेदन है और मैं उनसे ये भी आग्रह करता हूं कि दोस्तों जरूर जो पहली कल की क्लास है उनको देखें, और इससे पहले भी जो भी क्लासेस हो गई हैं इंडियन ज्योग्राफी की आप उनको जरूर देखें, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ें करा रहा हूं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो है कोई भी पेपर हो, चाहे यूपीएससी मेंस हो, यूपीपीसीएस मेंस हो, और प्री और मेंस दोनों को कवर करके हुई ये जो क्लास है वो चल रहा है, और बहुत डिटेल से चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी आप जब बस 10 से 15 मिनट मेरे साथ बने रहे, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और क्या हमारा एक तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। तो चीज़ों को आपको हर एक चीज़ें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों लास्ट में प्रायद्वीपीय पठार की। तो मैंने लास्ट में जो इसका जो लास्ट पॉइंट पढ़ाया था, मैंने लिखाया था कि इसको दोस्तों क्या है, हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। देखो क्या है कि भू आकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा जा सकता है। मैंने ये लास्ट पॉइंट कल लिखाया था, और फिर मैंने लिखाया था कि इसमें इसको बांटते कौन कौन से हैं, दो पार्ट में कौन कौन से बांटते हैं इसको। तो पहला ये होता है दोस्तों, ऐसे ही एरो करके आप बनाएंगे। पहला मैंने लिखा दिया था, देखो मैंने लास्ट पॉइंट में, देखो मैं समझाता हूँ, मैं लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखाया था, जो भी पुराने बच्चे हैं और जो नए हैं मैं उनको बता दूं। कल की क्लास देखेंगे तो आपको कनेक्ट कर लेंगे, आज यहीं से आप कल की क्लास देखेंगे, फिर आज की क्लास वहीं से स्टार्ट है। तो मैंने कल लास्ट में जो पॉइंट लिखाया था वो लिखाया था भू आकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार या भारतीय प्रायद्वीप को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रायद्वीपीय पर्वत और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। पर्वत के अंतर्गत पहाड़ियां आती हैं, जैसे कि मैंने पहला जो डिवीजन किया था वो किया था, इसको थोड़ा सा मैं इधर करके समझाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो कल जो हमने जो टॉपिक जहां पे छोड़ा था, मैं यहां पढ़ा रहा था कल, मैंने कहा कि इसको दो भाग में बांटते हैं। एक तो प्रायद्वीपीय पर्वत या पहाड़ियां भी बोल सकते हैं, पर्वत या पहाड़ियां। जैसे पर्वत में अगर हम बात करें तो जैसे अरावली पर्वत हमारे भारत में है, ठीक है, अरावली पर्वत है, और विंध्यन पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। इस तरीके से कुछ पर्वत है जो क्या होता है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। जैसे पहाड़ियों की बात करें तो जैसे हम लोग बात करते हैं अजंता पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, गोविंदगढ़ पहाड़ी, ये सारी कुछ, नीलगिरी पहाड़ी, ये कुछ है जो पहाड़ियां होती हैं जो क्या है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। तो यानी इसको दोस्तों पहले भाग में हम लोग प्रायद्वीपीय पर्वत एवं पहाड़ियां, दूसरे में हम इसका डिवीजन जो करते हैं वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, जैसे पठार का अगर हम बात करें तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, ये जो सब पठार हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग दो बार डिवीजन करते हैं, तो पठार। तो यानी अब समझ में आ गया कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले टॉपिक को मैं बताऊं कि कौन क्या क्या चीजें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि पर्वत एवं पठार में अंतर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द यूज अगर हमने किए हैं, एक प्रायद्वीपीय पर्वत, एक दूसरा पठार। प्रायद्वीप का माना तो मतलब मैंने बता ही दिया था कि भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। मैंने कल क्लास बताया था, और कल इसके लिए मैंने 15 मिनट की क्लास ली थी, लगभग 15 मिनट मैंने यही समझाया था, डायग्राम बनाकर पूरा सब कवर करवाया था, ठीक है। तो कल की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंपलसरी है देखने के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया कि दो सेंटेंस यहां पर मैंने लिखे हैं, एक तो प्रायद्वीपीय पर्वत यानी पर्वत के बारे में जाने क्या होता है, पठार
क्योंकि हम लोग अक्सर नाम सुनते हैं पर्वत एवं पठार, बट हमें एग्जैक्टली उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता। अगर कोई हमसे पूछ ले कि पर्वत और पठार में अंतर क्या है, तो अंतर में हम लोग, बहुत सारे लोग के मन में यही चलता है कि ये पर्वत ज़्यादा ऊंचा होता है, पठार कम ऊंचा होता है। तो ये गलत है, ये गलत है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पठार पर्वत से भी ऊंचे हो जाते हैं, कुछ पठार जो है वो पर्वत से भी ऊंचे होते हैं। तो ये तो जो हम लोग आज तक मन में धारणा बना के चल रहे थे कि जो पर्वत हैं वो पठार से ऊंचे होते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि जैसे कि आप बात करेंगे, जैसे हम बात करें अपलेशियन पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1000 मीटर है। इसी तरीके से हम देखेंगे कुछ पर्वत जो हैं उनकी 2500 मीटर ऊंचाई है। तो और पठार जो हम बात करें, सॉरी पठार की बात करें, तो कुछ पठार 1000 मीटर जैसे अपलेशियन पर्वत है, पठार है, और दूसरा जैसी तरीके से कुछ 2500, कैल्डोरा का जो पठार है वो दोस्तों 2500 है ना। तो इस तरीके से देखें तो बहुत सारे ऊंचे, और कुछ पर्वतों की ऊंचाई तो आप देखेंगे कहीं कि आपको लगभग 500-700-800 मीटर की ऊंचे ही पर्वत मिलेंगे। तो पर्वत से भी ऊंचे पठार हो सकते हैं। तो हम लोग ऊंचाई के आधार पर इसको डिफिनेशन सही तरीके से नहीं निकलेगी इसकी, ठीक है। तो हम इसको क्या क्या देखते हैं, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम इन दोनों का अंतर कर पाएंगे कि पर्वत किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं उसको बताने वाला हूं। देखो, जैसे कि हम पर्वत का अगर शेप देखेंगे तो हमेशा हमको इस तरीके से शेप मिलेगा, ठीक है। कभी भी पर्वत को हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं। कभी आप सुने होंगे, कभी देखे होंगे, पर्वत हमेशा हम लोग जब अगर कभी डायग्राम बनाना होता है, जैसे हम लोग कभी चित्रकारी करते थे बचपन में, घर बना रहे हैं तो क्या करते थे, पर्वत ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाया और बीच में एक सूर्य ऐसे उगा दिया और ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ये चित्रकारी करते थे। तो यानी पर्वत हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा इस तरीके का रहा है शेप। ये आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। डायग्राम, अब कभी भी आपने चित्रकारी की हो, वो पेंटिंग की हो, तो उसमें देखा हो घर बनाते समय यही करते हैं, बीच में एक सूर्य निकाल देते हैं ना। तो ये करते आए हम लोग बचपन से। तो आप देखा होगा हमेशा इस तरीके का शेप होता है। तो यानी पर्वत का शेप अगर देखें तो इस तरीके कुछ होता है, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें एक चीज सबसे मेन फैक्टर होता है, वो क्या होता है दोस्तों, दूसरा मेन फैक्टर होता है दोस्तों ये, इसकी जो निम्नतम ऊंचाई। देखो, पर्वत की अधिकतम ऊंचाई कितनी भी हो सकती है, ये हमको नहीं याद रखना। हमें मिनिमम ऊंचाई पता होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र जो मिनिमम, जिसकी ऊंचाई 5 कितना, इसकी मैं बता देता हूं, इसकी मिनिमम जो ऊंचाई होती है 500 मीटर। यानी कम से कम पर्वत ऐसा भाग, भूमि का उठा हुआ ऐसा भाग जिसकी निम्नतम ऊंचाई 500 मीटर हो, तो हम उसे पर्वत कह सकते हैं। अभी भी कहा नहीं जा सकता, कह सकते हैं, ठीक है। ये पहला चीज ये याद रखना कि इसकी मिनिमम ऊंचाई 500 मीटर होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज ये याद रखना है कि इसके ऊपर एक पीक आपको जरूर मिलेगी। पीक यानी दोस्तों चोटी, या जिसको शिखर भी कहते हैं, ठीक है। आप हमेशा कोई भी विश्व का कोई भी पर्वत उठा के देख लीजिए, उस पर आपको एक आध चोटी मिल ही जाएगी। जैसे हिमालय पे तो बहुत सारी पढ़ी हमने, माउंटेन पढ़ी है, कंचनजंगा पढ़ी है, धौलाधर पढ़ी है, धौलागिरी है ना, और इसी तरीके से बहुत सारी चोटियां पढ़ी हम लोगों ने, ठीक है। केटू पढ़ी है, गार्डविन आस्ट्रिन, ये सारी कौन सी चोटियां हैं। तो पर्वत पर हमेशा आपको एक ना एक चोटी मिल जाएगी। और ये क्या हो, इसकी ऊंचाई दोस्तों मैंने बताया, हाइट जो है, हाइट की अगर हम बात करें 500 मीटर हो गया, और एक चोटी हो, ठीक है। ये अपलैंड है, यानी भूमि का उठा हुआ वह भाग जिसकी निम्नतम ऊंचाई, अधिकतम नहीं मिनिमम ऊंचाई याद रखना, जिसकी निम्नतम ऊंचाई 500 मीटर हो और उस पर एक चोटी हो, एक शिखर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। पर्वत का मस्त समझ में आ गया। इस तरीके से डायग्राम भी आप बना ले तो आप ज़्यादा समझ। अब हम बात करते हैं पठार। तो दोस्तों पठार का जो शेप होता है ना, पहले तो हम देखो शेप, देखो इसका ध्यान से देखना, ये जो शेप है, ये जो पठार कुछ इस तरीके का होता है। इस पे ऊपर पीक नहीं होता है, ये ऊपर कैसा होता है दोस्तों, ये ऊपर जो है, ठीक है, ये जो ऊपर, ये भी देखो क्या है, ये भूमि का उठा हुआ भाग यानी अपलैंड होता है। ये अपलैंड मतलब उठा हुआ भाग भूमि का, ठीक है। और इसका जिसके जो ऊपर का जो ऊपर होता है, ठीक है, जो ऊपर होता है, ये कैसा ऊपर जैसे कैसा होता है, ये समतल एवं चौड़ा होता है, समतल एवं चौड़ा होता है, समतल या चौड़ा होता है। तो यानी आप इस पे जाकर क्रिकेट भी खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, घर बसा सकते हैं, आराम से वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। तो पर्वत एवं पठार में सबसे मेन चीज आपको याद रखना है कि ये जो है इस पे पीक होगी, और ये समतल एवं चौड़ा यानी ब्रॉड होगा, ठीक है। और इसमें इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी भूमि का वह कौन सा भाग है जिसको हम पठार कह सकते हैं। और तो इसकी मिनिमम जो ऊंचाई है ये 300 मीटर होती है। इसकी मिनिमम हाइट जो होती है वो 300 मीटर, यानी मिनिमम
देखो कोई भी भूमि का उठा हुआ भाग जिसकी निम्नतम ऊंचाई 300 मीटर हो और वो ऊपर से अगर समतल एवं चौड़ा दिख रहा है तो उसको हम पठार बोल देंगे। डेफिनेशन क्या हो गई, आप लिखने के लिए देखो, अब मैंने समझा दिया, आप लिखने के लिए कोई भी आप कुछ भी बना सकते हैं। देखो भूमि का उठा हुआ वो भाग जिसकी निम्नतम ऊंचाई 300 मीटर हो और वह उसकी ऊपर मतलब उसका जो ऊपर पीक सा जो होता है वो समतल एवं चौड़ा होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग पठार बोलेंगे। इसकी न्यूनतम ऊंचाई अगर 500 मीटर है और एक पीक है तो इसको हम पर्वत बोलेंगे। अगर मान लो 500 मीटर ऊंचा कोई क्षेत्र है और वो अगर ब्रॉड एवं चौड़ा है तो उसको पठार बोल देंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम ऊंचाई कुछ भी हो सकती है। अधिकतम ऊंचाई मैंने बताया ना 1000 मीटर भी हो सकता है, 2500 मीटर भी ऊंचा हो सकता है, ठीक है। सबसे मेन डिफरेंस इनमें क्या देखना है, पीक एवं समतल एवं चौड़ा। अगर समतल एवं चौड़ा हुआ तो उसको पठार बोल देंगे, ऊपर अगर ये पीक हुई तो उसको चोटी बोल देंगे, ठीक है। और ये सारी जो ऊंचाई है ये समुद्र तल से नापी जाती है, इस चीज को भी याद रखना, ठीक है, समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई नापी जाती है। तो पर्वत एवं पठार में आपको अंतर अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे मेन डिफरेंस इसका क्या होता है। एक तो ऊंचाई, अगर 500 मीटर से कोई ऊंचा क्षेत्र है, मिनिमम ऊंचाई 500 मीटर और उस पर एक पीक है तो उसको पर्वत बोलेंगे, और अगर मिनिमम ऊंचाई 300 मीटर और अगर वो ऊपर समतल एवं चौड़ा है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। बात आप समझ में आ गई। तो पर्वत एवं पठार में डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। आप ऐसे ही डायग्राम इसको बना लें, हमेशा आपको याद भी रहेगा। ये देखो, ये जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब वहां पे ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, बट मैंने यहाँ पे इसलिए पढ़ा दिया है क्योंकि यहाँ पे हम जब पर्वत एवं पठार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज क्या आपको याद रखना है। जैसे बघेलखंड का पठार है तो ऐसा नहीं बघेलखंड के पठार पे आदमी निवास नहीं करते, बहुत सारे लोग, बुंदेलखंड का जो एरिया है वो पठारी इलाका है, बट वहां पे क्या है, हम लोग बहुत सारे लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो ये अब ऐसा भी नहीं कि पर्वत पे भी कोई निवास नहीं करता, निवास करते हैं लोग, बट उस मात्रा में नहीं जैसे बुंदेलखंड में घनी आबादी है, उस वहां पे उतना जो हिमालय के जो हम लोग देखते तलहटी वाले इलाके में हम लोग बसते हैं, ऐसा नहीं कि पीक वाले इलाके में जाके फंस रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज को आके नहीं। तो ये बात हो गई, इसको मैं मिटा। अब आप लोग दूसरा डायग्राम बनाएंगे, दूसरा लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत और फिर इसी तरीके से प्रायद्वीपीय पर्वत एवं प्रायद्वीपीय पठार लिखेंगे। इस तरीके से फिर से बनाएंगे दूसरा डायग्राम, ठीक है। दूसरा इसी तरीके से फिर बनाएंगे, उसमें लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत और उसको लिखेंगे प्रायद्वीपीय पर्वत एवं पहाड़ियां एवं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें प्रायद्वीपीय पर्वत एवं पहाड़ियों में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें देखो हम लोग जैसे क्या पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पर्वत में या पहाड़ियों में, तो जैसे हम लोग अरावली पर्वत, ठीक है। अब इसके नीचे ऐसे करके एरो करके आप भी लिखते चलेंगे। अरावली पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, अरावली पर्वत जैसे, ठीक है। विंध्य पर्वत, विंध्यन पर्वत, सब नाम सुना है आप लोगों ने। फिर इसी में हम लोग सतपुड़ा भी पढ़ते हैं, यह भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे अजंता, ठीक है, अजंता, बालाघाट, ठीक है, हरीशचंद्र, ये सारी क्या हैं दोस्तों, ये सारी पहाड़ियां हैं, हरीशचंद्र, ठीक है, ये सारी क्या हैं, पहाड़ियां हैं। हरीशचंद्र के बाद फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, ठीक है, ये भी हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट। फिर इसी तरीके से हम लोग नीलगिरी पहाड़ी पढ़ते हैं, नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग अन्नामलाई पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी। फिर कार्डमम पहाड़ी है, ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा कार्डमम पहाड़ी आदि। ये कुछ जो है इन प्रायद्वीपीय पर्वत के अंतर्गत हम लोग ये पर्वत एवं पहाड़ियों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एरो इसमें देखें तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग जैसे मारवाड़ का पठार को देखेंगे, मालवा का पठार देखेंगे, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार देखेंगे, बुंदेलखंड का पठार देखेंगे, का पठार पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत बघेलखंड का पठार हम लोग देखते हैं, बघेलखंड का पठार देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है ना, जिसको भारत का रूर प्रदेश ही बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। फिर इसी में हम लोग क्या देखते हैं, छोटा नागपुर के बाद दक्कन का पठार,
दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं। फिर इसी में हम लोग मेघालय का पठार, ठीक है, मेघालय का पठार। दक्कन के अंतर्गत ही हम लोग इसमें तेलंगाना है, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार दक्कन के पठार के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें देखो, प्रायद्वीपीय पर्वत के अंतर्गत हमको इतनी चीजें पढ़नी है और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़नी है। अब समझ में आ गया। देखो टॉपिक को समझना जरूरी होता है। सबसे पहले हमें ये नहीं कि आए टॉपिक धनाधन शुरू कर दिया, नहीं, सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। चीजों को समझते हुए चलेंगे आप अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज आए पढ़ा चले गए, वो काम नहीं आता है। वो क्या होता है दोस्तों, हम भूल जाएंगे पेपर के टाइम पे, हमें नहीं समझ में आएगा। हमें जब लिखना होगा ना तो हमारे हाथ कांपेंगे हम लिखने। बट एक स्ट्रक्चर में या संरचना में पढ़े होंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगी चीजें। तो मैं आपको एकदम स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूँ। अब एक एक चीजें हम लोग शुरू करेंगे। अब जैसे प्रायद्वीपीय पर्वत, अब हम शुरू करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत, तो जिसमें हम लोग अरावली पर्वत देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ये लिख लिया होगा और इस आपको भी इस तरीके से बनाना है। वो बनवाया था मैंने, उसको बनाने के बाद एक अलग से बनाने के बाद ये लिखने के बाद ये अलग से फिर से बनाना था। तो 2 डायग्राम बनेंगे, 2 चार्ट बनेंगे आपके, 2 पाई चार्ट बनेंगे, आप उसको बनाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो चलिए मैं इसको मिटाल के अब मैं शुरू करता हूँ। हम लोग शुरू करेंगे अरावली पर्वत के बारे में, एक एक करके आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय पर्वत एवं पहाड़ियाँ, और उसके अंतर्गत हेडिंग डालेंगे अरावली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए। हर चीज़ को आप आराम से बस एक पेन लें, कॉपी लें, ध्यान को कॉन्सेंट्रेट कर लें और बैठ जाएं, मेरे साथ पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम डालेंगे दोस्तों हेडिंग भारत के, या लिख लें, लिखें प्रायद्वीपीय पर्वत एवं पहाड़ियाँ। हेडिंग पहली रहेगी प्रायद्वीपीय पर्वत डैश करके पहाड़ियाँ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम लोग बता दिया मैंने कि कुछ पर्वत भी पढ़ते हैं, कुछ पर्वत पहाड़ी पढ़ते हैं। तो अब हम इसमें पहला डालेंगे अरावली। सबसे पहला जो हम लोग जिसको पढ़ेंगे इसके अंतर्गत अरावली पर्वत। देखो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी बुक में आप जब अरावली के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा अरावली पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ी नहीं, अरावली पहाड़ियाँ हेडिंग डला होगा। और कहीं कहीं बुक पढ़ेंगे तो अरावली पर्वत। बात यह है ना दोस्तों, ये बहुत प्राचीन पर्वत है। ये भारत का अगर कह ले तो सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, सबसे प्राचीन मान लीजिए, सबसे प्राचीन ही है, ठीक है, अरावली पर्वत। ये जब का बना हुआ है, जब हमारा प्रायद्वीपीय भाग बना था। तो ये भारत का सबसे पुराना प्राचीन वलित पर्वत है, सबसे पहली चीज। इसी वजह से क्या हुआ दोस्तों, ये अब इसका क्या हुआ, जब ये पहले था, पहले ये बहुत ऊंचा था, ये हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा था पहले। बट अब क्या हुआ है दोस्तों कि अब इसमें क्या हुआ है कि निरंतर हजारों साल से, करोड़ों सालों से इसका क्या हुआ है, इसका अपर्दन हो रहा है। अपर्दन किसके द्वारा, जैसे वर्षा होती है तो वर्षा भी क्या करती है दोस्तों, हिमालय पर्वत हो, जो भी पठार हो, उनके अपर्दन का कार्य करते हैं, ठीक है। नदियाँ, इससे बहने वाली नदियों ने इसका अपर्दन किया। मैंने बताया कि जैसे हिमालय की नदियाँ आपसे साथ अवसाद लेकर आती, क्या करती हूँ, काटती छाटती, नदियों ने इसका अपर्दन किया। फिर इसके बाद इसका हवा, जो वायु होती है, जो पवन वेग होती, वो भी क्या होती है, पर्वत मिट्टी का जो होती है वो कटाव छटाव करती है, वो भी क्या होती है, अपर्दन के कारक होते हैं। जब ये फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखेंगे कि अपर्दन के कौन कौन से कारक होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बड़े मैं यहाँ बता दूँ तो इन सब ने इसका क्या किया, अपर्दन किया। तो अब क्या है, ये अब पहले जितना ऊँचा नहीं रहा, ये पहले जितना अब ऊंचा नहीं रहा, और एक ये समेकित रूप में नहीं है। अब ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, हरियाणा तक विस्तृत है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये, इसको अगर कहीं बुकों में आपको कहीं जो अरावली पर्वत लिखा हुआ मिले तो भी सही है, और अगर अरावली पहाड़ियाँ मिले, क्योंकि अरावली पहाड़ी यहाँ है, मतलब कई पहाड़ियों को मिलकर इसको अरावली पर्वत बोलते हैं। तो पहले अरावली पर्वत था, ठीक है। तो अब हम इसमें चीज़ों को लिखेंगे। मैंने इसलिए समझाया थोड़ा रुक के कि आपको क्या हो ना, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कभी कभी बच्चे जो नए होते, कभी तैयारी शुरू कर रहे होते, तो उनको कन्फ्यूजन, या इस बुक में पहाड़ी लिखा है, सर ने पर्वत लिखाया है। तो अब मैंने उसको समझा दिया है कि पहले ये पर्वत ही था, बाद में क्या हुआ, इसका अपर्दन हुआ, कटाव छटाव हुआ, इस वजह से अब ये पहले जितनी ऊंचाई के रूप में नहीं रह गया है, इसीलिए इसको अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्वत का बचा हुआ भाग बचा है, इसलिए इसको अवशिष्ट मतलब क्या होता है, बचा हुआ भाग, जो पहले था उसमें से कुछ बचा हुआ, तो कुछ बचा है, ठीक है। तो इस चीज को आप क्लियर समझिएगा। तो अब इसमें पॉइंट पहला क्या रहेगा, पहले तो हम जान लें ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ठीक है।
तो इसमें जाने के इसका विस्तार है, लिखते चलेंगे अब मेरे साथ पॉइंट में, इसका विस्तार मैं इसको बना के भी दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं एक डायग्राम भी बनवाऊंगा, या पहले चाहो तो आप लोग डायग्राम ही बना लो सारी चीज़ों का, और फिर बाद में आप लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक डायग्राम बनवा देता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग एक एक करके पॉइंट भी लिख लेंगे, सबका मैं पूरे का डायग्राम बनाऊंगा। अब जो प्रायद्वीपीय पर्वत पढ़ने जाना ना, अब इसका डायग्राम बनेगा, आप लोग डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, मैप बनाएंगे हम लोग साथ में। ठीक है, चलो मैप बनाते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर बनाएंगे। इधर ही करके बनाना पड़ेगा, वरना क्या है ना दोस्तों कि फिर उधर किनारे बन नहीं पाएंगे। पहला डायग्राम आप लोग बना लेंगे, फिर आप लोग मेरे साथ लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे एक छोटा सा, थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि साइज में छोटा बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से प्यारा भारत हो गया। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सही करता हूँ, फिर आपका क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्यारा भारत हो गया। ठीक है, ये हमारा कुछ प्यारा भारत इस तरीके से है इसको। ठीक है, अब इसमें देखो हम जान लेते हैं कि अरावली कहाँ पर है। तो अरावली का दोस्तों जो विस्तार है वो नॉर्थ गुजरात से लेकर इस तरीके से, नॉर्थ गुजरात से लेकर इस तरीके से दिल्ली तक विस्तृत है। तो ये कौन सा पर्वत है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अरावली। ठीक है, ये अरावली। अरावली के बाद यहीं से गुजरात से दोस्तों शुरू होता है। गुजरात से दोस्तों क्या होता है, विंध्य पर्वत है यहाँ पे इस तरीके से। ये कौन सा पर्वत है, तो ये विंध्य पर्वत है, विंध्यन। जो मैं इंपॉर्टेंट पर्वत है मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, फिर इसके जस्ट साउथ में नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य में दोस्तों इसका विस्तार है इस तरीके से। और ये वास्तव में 3 श्रेणियों के रूप में इस तरीके से विस्तारित है, 3 श्रेणियों के रूप में इस तरीके से मैंने बताया भी है। ये क्या होता है दोस्तों, इसको सतपुड़ा कहते हैं। क्या है ये, सतपुड़ा। आपके पास अगर डिफरेंट पेन हो तो आप अलग अलग से बना सकते हैं, जैसे इसको ब्लैक से बना ले, इसको नीले से बना ले, फिर इसको काले से बना ले। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद अगर हम बात करें इस तरीके से अजंता, फिर बालाघाट, ठीक है इस तरीके से, और फिर हरिश्चंद्र इस तरीके से विस्तृत है। ठीक है, आपको अभी मैं इसको बनाऊंगा भी अलग से। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे ये इस तरीके से ये पूर्वी पश्चिमी घाट हो गया। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने वाला एक पर्वत होता है नीलगिरी पर्वत। ये है दोस्तों नीलगिरी, इसको मैं लिख देता हूँ नीलगिरी, जो क्या करता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी क्या होती है दोस्तों, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को कनेक्ट करती है, ये लिंक का काम करती है। और इसके बाद ये जो है यहाँ पे इस तरीके से लेकर ये इस तरीके से हम देखेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया पूर्वी घाट। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, ये मैंने आपको अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र को बना दिया मैंने। इनको लिखिएगा मत, ऐसे ही बना लीजिएगा, बट आपको याद रखना है। ठीक है, ये सीक्वेंस में मैं लिखाऊंगा, सीक्वेंस में रहेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये है कुछ क्या है जो मैंने लिखा है, जैसे अरावली है, विंध्यन, सतपुड़ा, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र,
पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी। नीलगिरी के जस्ट साउथ में इधर पे, यहाँ पे आपको ये कार्डमम हिल्स मिलेगी, कार्डमम पहाड़ी, जो मैंने लास्ट में लिखाई थी, कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी ये आपको साउथ में मिलेगी एकदम। तो ये जो है इस तरीके से आप देखेंगे मैप में आपको मैंने बताया है। आप इसको फटाक से बनाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मैप की अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। ठीक है, अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको करेंगे क्या दोस्तों कि नीचे पूरा साउथ में डीप नहीं ले जाएंगे। देखो मैं इधर थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, जैसे साउथ में नीचे इस तरीके से है, तो इस तरीके से देखो इधर मैं इसको दूसरा बना रहा हूँ इस तरीके। ऊपर का तो दिख ही रहा होगा, नीचे शायद न दिख रहा हो। तो जैसे कि ये है, यहाँ पे इस तरीके से ये होता है दोस्तों, बीच में लिंक करने वाली एक पहाड़ी है जिसको नीलगिरी, आप जहाँ तक दिख रहा है उसके नीचे से कंटिन्यू कर ले इसको नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, और ये नीलगिरी पहाड़ी दोस्तों क्या करती है, ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के कनेक्ट दोनों को जोड़ने का काम करती है। और इसी नीलगिरी पहाड़ी के जस्ट नीचे कार्डमम हिल है, यहाँ पर इस तरीके से। ये कौन सी हिल है, तो ये कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी। तो अब आपको क्लियर सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये, और मैंने पूर्वी घाट पश्चिमी घाट बना ही दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक, तो अब आपको जो चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ये विंध्यन, ये कौन सी, अरावली पर्वत है। तो अरावली दोस्तों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में इसका तक ये विस्तृत है। ठीक है, तो ये हो गया, बात समझ में आ गई होगी। तो ये डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, फटाक से बनाएंगे इसको, क्योंकि ये दोस्तों, और अभी देखो मैं बता दूं, जैसे कि आप अभी अगर मैप बना रहे हो, भारत का मैप बना, तो कोई इंची टेप या मेरे जैसा आप सीधा बनाने की कोशिश मत करिएगा। पहले आपके पास जैसा बन जाए अच्छा सा, बस खाली लगे एक भारत है, और भारत जैसा लगने लगे बस वैसा बना दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप, मैंने क्या कहा, रोज 1-2 बार भारत का मैप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, रफ बनाएंगे। रफ मैंने कहा जिस तरीके से हम लोग मैथ में रफ वर्क करते हैं ना, वैसे ही ज्योग्राफी के लिए एक अलग से रफ खरीद लीजिए, रोज उसमें मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ मैं बनवाता हूं तो उसको बार बार बनाइए ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो। या अगर मैं कोई सीक्वेंस में चीज़ें चोटियां पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि उनको चोटियों को भी आपको बार बार क्रम से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। स्टेट तो आपको याद हो जाता है, क्रम आपको नहीं याद होता, तो क्रम याद करने की, तो ये सारी कुछ होती है खुद से प्रैक्टिस करने की। और मैं उसको जगह जगह बताता रहता हूँ कि आज आपका ये काम है, तो आप आज का जो आपका काम है, इस मैप को फिर से 2 बार 3 बार आपको रफ में बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। मैं इसको मिटा लूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम थोड़ी। ठीक है, तो अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या बाद में रिकॉर्डेड में फिर से इसको इसी जगह पर रोक के आप बना लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो चलिए अब हम इसमें पॉइंट लिखेंगे। इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखना था, मैं पॉइंट लिखा रहा था, इसका विस्तार। पॉइंट लिखेंगे इसमें, इसका विस्तार, इसका विस्तार गुजरात, गुजरात में कहाँ, पूरे गुजरात में, उत्तरी गुजरात में। ठीक है, इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक है। दिल्ली में ये मजनू का टीला पाया जाता है, वहां पे दिल्ली तक है। ठीक है, दिल्ली तक है। इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक है। ठीक है, तो ये दिल्ली तक ये विस्तृत है। ठीक, दूसरा, यह एक अवशिष्ट पर्वत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अवशिष्ट, अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट मतलब क्या होता है, रेसिडुअल, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, MOUNTAIN, रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, यानी अवशिष्ट मतलब अब ये पहले जैसा नहीं, मैंने बता दिया इसके बारे में, मैंने बता दिया ना कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा। अब ये कुछ पहाड़ियों के ये कट छट गया। यह एक अवशिष्ट पर्वत है जो विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में जो विश्व का ऐसे लिख ले, जो विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। ठीक है,
जो विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक बहुत पुराना पर्वत है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। फिर इसके बाद क्या कहें, क्या लिखेंगे, इसमें क्वार्टजाइट एवं संगमरमर इसमें क्वार्टजाइट एवं संगमरमर जैसी कायांतरित शैलें यानी चट्टानें, कायांतरित शैलें पाई जाती है। ठीक है, तो क्वार्टजाइट एवं संगमरमर जैसी कायांतरित शैलें पाई जाती हैं। इस पॉइंट को भी आप फटाक से लिखेंगे पहले इसको। ठीक है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुरु शिखर। अब ये इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है जिसके बारे में लिखेंगे, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर डैश करके माउंट आबू पर स्थित इसकी, किसकी, अरावली की, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर, जो कहां पर है, माउंट आबू। माउंट आबू ये दोस्तों जैन तीर्थ, जैन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखने का आपको, गुरु शिखर। ठीक है, तो इसको याद रखना, गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये राजस्थान में ही है, ऐसा नहीं कि आप ले जाकर वहां कहीं और रख दें, तो ये राजस्थान में है गुरु शिखर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट फट से लिखेंगे, मैं इसको मिटा लूंगा। आगे लिखना है, इसमें देखो कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे जगरा पहाड़ी, आप नाम सुन, नाग पहाड़ी, ये दो पहाड़ियां इसकी बहुत महत्वपूर्ण, जो कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो आप इसको भी लिखेंगे। अभी मैं इसको मिटाल के लिखाऊंगा। ठीक है, तो फट से मिटा लें, फिर मैं इसको लिखाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे पॉइंट लिखेंगे इसमें। देखो मैं बता दूं, जो भी नए हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस बनाएंगे, आपको हर चीज मिलेगी यहाँ पे। कोई भी ऐसी, आप पीछे क्लास देखते हुए आएंगे ना दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा, आपको पढ़ने में इतना अच्छा लगेगा। ठीक है, अरावली की, अब अगला पॉइंट लिखेंगे, अरावली से संबंधित पहाड़ियां, अरावली पॉइंट है इसमें, अरावली से संबंधित पहाड़ियां। तो इसमें कौन कौन सी, जैसे जगरा पहाड़ी है, नाग पहाड़ी, जगरा पहाड़ी आपको अजमेर में मिलेगी। ठीक है, जगरा पहाड़ी जैसे आपको, ठीक है, कौन सी पहली, तो जगरा, जगरा। ठीक है, जगरा नहीं, हाँ सॉरी, जरगा पहाड़ी। ठीक है, ये कहाँ है, उदयपुर के निकट, जरगा पहाड़ी जो है वो उदयपुर के निकट है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में कि जरगा पहाड़ी कहाँ पर है, तो उदयपुर, राजस्थान पूछ लेगा या उदयपुर। ठीक है, मैं इसलिए छोटा था। फिर इसमें और दूसरा कौन से, नाग पहाड़ी। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगी अजमेर के निकट। ठीक है, ये दो पहाड़ियां इस पे याद रखना। कुछ पॉइंट जो मैंने लिखा है वो याद रखना। इसमें एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दोस्तों क्या है, इस पर्वत के जैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा आपने। अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, मैं फिर उसको समझाऊंगा भी। यह एक जल विभाजक के रूप में काम करता है ना,
यह एक कौन, अरावली पर्वत, यह एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसके पूर्व में, इसके पश्चिम में, लेकिन पहले इसके पश्चिम में शुष्क एवं पूर्व में अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। क्यों? देखो, यह एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसके पश्चिम में शुष्क एवं पूर्व में अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। देखो मैं बताता हूं, जैसे कि आप देखेंगे कि मान लो ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है, और इस राजस्थान के जब आप इस तरीके से देखेंगे, ये अरावली पर्वत गई है, तो इस राजस्थान के पूरब की ओर, इधर की ओर आप जाएंगे तो ये उपजाऊ क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे आपको बांगर क्षेत्र मिलेगा, और यहाँ पे बहुत सारे गेहूं चावल की फसल भी, गेहूं की फसल उपजाई जाती है, ठीक है। बट आप इधर, ये सेमी एरिड क्षेत्र है, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र है। सेमी एरिड का मतलब दोस्तों होता है अर्ध शुष्क, जो मैंने यहाँ हिंदी लिखा है उसको इंग्लिश, और यह दोस्तों एरिड यानी ये शुष्क क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो जब हम मानसून पढ़ते हैं तो ये क्या करता है दोस्तों, ये अरावली पर्वत दोस्तों क्या होता है, जो दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं, जब उत्तर भारत में जब ये सर्कुलेट करती है, जब ये हवाएं, तो क्या करती है, ये हवाएं दोस्तों इधर ऐसे करके आती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से आती है उत्तर भारत में, इस तरीके से हिमालय टकराने के बाद इस तरीके से ये टर्न करती है, और क्या करती है दोस्तों, ये यहाँ से टकराने के बाद ये इसी भाग में वर्षा कर देती है, और इस भाग में वर्षा नहीं हो पाती, और इस भाग में वर्षा दोस्तों क्या होती है, इधर से जाने वाली हवाएं भी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि अगर ये इस तरीके का होता तो हवाएं टकरा के यहाँ वर्षा कराती, बट ये हवा के पैरेलल होता है तो हवाएं सीधे निकल जाती हैं, यहाँ से आती है ऐसे सीधे निकल जाती है हवाएं, और ये या इसी वजह से यहाँ पे हवा, एक तो ये नॉर्थ से जो घूम के आने वाली हवाएं इधर नहीं आने देती, यहाँ पे टकराई, इधर ही बारिश करा दिया। दूसरा, दक्षिण पश्चिम से आने वाली जो हवाएं इधर से गुजरती, वो क्योंकि इसके पैरेलल होता है अरावली पर्वत, तो वो सीधे निकल जाती है और हिमालय टकरा के उत्तराखंड के इलाके में बारिश कर देती, बट यहाँ पे बारिश नहीं होती। इसी वजह से मैंने लिखा है कि यह एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वर्षा से आने वाले जल को वो आने नहीं देता और रुकने ही नहीं देता, इसके बस इसीलिए क्योंकि इसके पश्चिम में शुष्क एवं इस पूर्व में अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। या ऐसे लिख ले, क्योंकि की जगह इसलिए लिखे, क्योंकि गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसके पश्चिम में शुष्क एवं पूरब में अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया। अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझा रहा था वहां पे, ये आपको जब मैं क्लाइमेट पढ़ाऊंगा भारत का मानसून, तब और अच्छे समझ में आएगा। अभी बस ये जान लें कि ये एक पॉइंट है, आप इसको समझ लें, क्योंकि अभी मैं उसको टर्मिनोलॉजी समझाने लगूँ तो फिर उसी में मुझे क्लाइमेट में ही जाना पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है, किस तरीके, ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी, बट अभी ये जान ले बस इतना, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। तो इसमें दोस्तों ये सारी चीजें, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गए हम लोग अरावली पर्वत के बारे में, इससे ज़्यादा हमको और नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके पेपर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, आपको कोई भी क्वेश्चन लिखने को अगर आ जाए, पीसीएस मेंस क्वेश्चन कुछ भी, आराम से आप लिख सकते हैं। प्री तो आपका आराम से इसमें होगा ही, आपको मेंस भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई अरावली पर्वत की, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों विंध्यन पर्वत, बट हमें लग रहा है कि दोस्तों अब टाइम हो रहा है, और अब टाइम हो रहा है तो हम लोग अब दोस्तों कल करेंगे इससे आगे, ठीक है। अब इससे आगे कल करेंगे, क्योंकि हमें देखो, हमें यहाँ पे टारगेट हमारा है कि आप चीज़ों को समझें। अदरवाइज ये जो 30, 35, 40 मिनट की जो मैं क्लास कराता हूँ, एक दिन में जो आता प्रायद्वीप पठार खत्म करके चला जाता। 2 क्लास लगती है मैक्सिमम प्रायद्वीप, बट मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को अच्छे से जानें, हर टॉपिक को अच्छे से समझें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिले, आप टॉपिक को लिख पाएँ। अगर आप यूपी पीसीएस या मेंस या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आप ज्योग्राफी में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप सिलेबस उठा के देखिएगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के, मेंस के उठा के,
पीटी छोड़ दीजिए, मीन्स के उठा के देखिएगा। जितने टॉपिक मैं अभी तक पढ़ा कर आया हूँ, अगर वहाँ से क्वेश्चन ना मिले या आपको जो क्वेश्चन आया हो, अगर मेरे टॉपिक जो मैं पढ़ाया अगर वो वहाँ से ना मिले तो बताइएगा। हर चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर आराम से मेरे साथ बने रहें, सावधानी से एकदम बैठ जाएँ, चीज़ों को नोट्स करते हुए लिखते चलें, आप आराम से आपका सारा कुछ होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, वीडियो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। वो जो रेड बटन है उसको दबाएं दोस्तों, और जो भी ऑल नोटिफिकेशन पे करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आपको मिल जाए वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और आप समझदार हैं दोस्तों, आप शेयर भी करते रहिए ताकि और लोगों तक पहुंचे ये सारी चीज़ें, और लोग भी इसका बेनिफिट उठाएं जो वास्तव में चाहते हैं पढ़ना, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, आप इतने समझदार हैं ही कि दोस्तों आप देखो, आप बड़े हो जाते हैं तो आपको सही गलत का जो डिसीजन हो तो वो करने में आपको दिक्कत नहीं होती। बट आप क्या होता है, कभी कभी स्वार्थ बस अंतरात्मा की बात को नहीं सुनते हैं और वो गलत चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा आपको एक हिंट दिया है, मैंने आपको उसको डीप कॉन्सेप्ट को बताया है, बट मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। चलिए ठीक है, तो फिर दोस्तों हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।